हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट मंत्रा और मेरा नाम है केवल जेठी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कोरोना वायरस क्राइसिस और मार्केट के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। करंटली कोरोना वायरस क्राइसिस का क्या स्टेटस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ ग्लोबल मार्केट के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे और उसके बाद भारत के मार्केट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के मार्केट के अंदर क्या क्या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत के लिए क्या क्या एडवांटेज आने वाले समय के अंदर बन सकता है उसके बारे में भी वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आने वाले समय के अंदर कौन सी बड़ी ग्रोथ की थीम उभर के आ सकती है उसके बारे में भी हम वीडियो में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। और वीडियो के अंत में कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जहां पे आप आने वाले समय के अंदर निवेश कर सकते हैं बेहतरीन वेल्थ के लिए। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और पूरे वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा कि क्यों मार्केट पिछले कुछ समय से ऊपर जा रहा है और आने वाले समय में भी ऊपर जा सकता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत से इन्वेस्टर यही होप में मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हैं कि मार्केट यहां से भी बहुत ही नीचे आएगा। बट ये बहुत ही अनलाइकली सिनेरियो है कि यहां से भी मार्केट बहुत ही नीचे गिर सकता है। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट यहां से मार्केट बहुत ज्यादा करेक्शन दिखाए उसकी उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक अच्छी थीम में निवेश करें, करंट मार्केट में निवेश करें। और सिस्टमेटिक वे पे अगर कोई इन्वेस्टर निवेश करता है करंट मार्केट के अंदर भी तो बहुत ही लंबे अवधि में उनको डेफिनेटली फायदा होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को आप पहुंचाइए। आगे बढ़े उससे पहले अनुरोध रहेगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट करंटली रैली कर रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि जो कोरोना वायरस का कर्व है वो धीरे धीरे फ्लैट हो रहा है। अगर आप डेटा ठीक से देखेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि क्यों हम इसके बारे में कह रहे हैं कि ये फ्लैटिंग हो रहा है। तो अगर आप पिछले 3 दिनों का ही डेटा देखें कोरोना वायरस के केसेस का, तो 4 तारीख को टोटल केस का नंबर 67 लाख था, जिसमें से टोटल एक्टिव केस 30,74,000 है, जिसके सामने अगर आप देखेंगे तो टोटल रिकवर केस 32 लाख हो चुके हैं। अब तो आपके एक्टिव केस के सामने अब रिकवरी केस का संख्या ज्यादा है। इसके सामने अगर आप देखेंगे 5 तारीख को भी 68.39 लाख केस थे टोटल, जिसमें एक्टिव केस की संख्या 31 लाख हो गई और टोटल रिकवर केस की संख्या 33.3 लाख हो गई। और आज भी अगर आप देखेंगे 69 लाख टोटल केस है, जिसके सामने एक्टिव केस 31 लाख है और टोटल रिकवर केस 33.86 लाख है। तो यहाँ पे हमने डेथ का अकाउंट नहीं कंसीडर किया है। फिर भी अगर आप देखेंगे तो एक्टिव केस के सामने रिकवर केस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और यही आपको फ्लैटिंग कर्व का पहला संकेत मिलेगा यहाँ से कि धीरे धीरे आपका टोटल रिकवर केस एक्टिव केस के सामने बढ़ेगा। और उसके बाद एक्टिव केस की संख्या भी अगर आप देखेंगे तो आने वाले 1-2 महीने के अंदर धीरे धीरे नीचे जाएगी। तो यहाँ पे आपका कर्व धीरे धीरे फ्लैट होगा और उसके बाद वहां पे डाउन टर्न भी आएगा। तो ये मार्केट पहले से ही प्रीएम्प्ट करके ग्लोबली रैली दिखा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पे आपको दर्शाता है कि आपका जो कर्व है वो धीरे धीरे फ्लैट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आने वाले समय के अंदर ट्रिगर हो सकता है मार्केट के लिए रैली करने के लिए। उसके बाद अगर आप देखें तो कई बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां कोरोना वायरस की वैक्सीन की रेस में लगी है। यहाँ पे हमने कुछ ही फार्मा कंपनियों का डेटा निकाला है। कई सारी फार्मा कंपनियां इसमें काम कर रही है और इंटरनल और एक्सटर्नल फंडिंग मिल रही है कई सारी फार्मा कंपनियों को वैक्सीन डेवलप करने के लिए। तकरीबन 28 बड़ी फार्मा कंपनियां वैक्सीन में ऑलरेडी काम कर रही है। कई सारे फेज में इसमें काम होगा और पॉसिबली कई सारी फार्मा कंपनियां दावा भी कर रही है कि किसी की वैक्सीन सितंबर में आ जाएगी, किसी की वैक्सीन दिसंबर में आ जाएगी। तो बहुत सारी फार्मा कंपनियां इस सेगमेंट में काम कर रही है। तो वहां पे भी एक उम्मीद जागती है मार्केट के लिए कि कोई ना कोई फार्मा कंपनी को ब्रेक थ्रू मिलेगा इसके अंदर और वहां पे आप देखेंगे कि मार्केट फिर बहुत ही बड़ी रैली दिखा सकते हैं जब भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आता है। तो कई सारी फार्मा कंपनियां काम कर रही है, उसका डेटा भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर आप चाहें तो जो हमने वेबसाइट की लिंक दी है वहां पे जाके भी देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही है और कौन कौन से स्टेज में कौन कौन सी कंपनियां पहुंची है। और फ्यूचर में भी कई सारी नई कंपनियां भी यहाँ पे आएगी और एक बहुत ही बड़ा फार्मा सेगमेंट में
फंडिंग आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी इस सेगमेंट में वैक्सीन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है दिग्गज फार्मा कंपनियों को। इंटरनली भी फार्मा कंपनियां R&D में स्पेंड कर रही है वैक्सीन डेवलप करने के लिए। तो कोई ना कोई कंपनी आने वाले एक साल के अंदर वैक्सीन डेफिनेटली लेके आएगी। तो उसका भी आप देखेंगे कि मार्केट पे इंपैक्ट अभी से ही दिख रहा है। और इसके साथ साथ लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा है मार्केट के अंदर। ग्लोबली सेंट्रल बैंक ने कई गुना पैसे मार्केट में पंपिंग किए हैं। 2008 का जो क्राइसिस हुआ था वहां पे सेंट्रल बैंक धीरे धीरे पैसे ऐड कर रहे थे मार्केट के अंदर, जिसके सामने अगर आप देखेंगे तो इस क्राइसिस के अंदर ज्यादातर सेंट्रल बैंक ने एक साथ ही आने पिछले 2 महीनों में बहुत ही बड़ा पैसा मार्केट में पंप किया है। इंटरेस्ट रेट ज्यादातर कंट्री में 0 पे आ चुके हैं और कई कंट्री में इंटरेस्ट रेट नेगेटिव भी हो चुके हैं। तो वहां पे किसी भी बैंक के लिए और या किसी भी कंपनी के लिए कैश होल्ड करना रिस्की हो सकता है। तो वहां पे ज्यादातर जो पैसा है जो मार्केट में है वो इक्विटी मार्केट की तरफ आ रहा है, रिस्की एसेट की तरफ आ रहा है, गोल्ड की तरफ जा रहा है। तो वहां पे आप देख रहे हैं लिक्विडिटी सपोर्ट भी मार्केट को मिल रहा है और ये भी आने वाले कुछ सालों तक मिलता रहेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर रहता है मार्केट के लिए ऊपर की तरफ जाने के लिए कि लिक्विडिटी बहुत मार्केट के अंदर है जो मार्केट को सपोर्ट देती आ रही है ग्लोबली भी। और ग्लोबल पैसा डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट से इमर्जिंग मार्केट की तरफ भी आएगा और उसमें भारत एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है ग्लोबल मार्केट के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए, जहां पे ये सारी लिक्विडिटी आ सकती है। धीरे धीरे लिक्विडिटी आएगी भारत के मार्केट में। तो इतना आसान नहीं है मार्केट को नीचे जाना इतने बड़े लिक्विडिटी सपोर्ट के कारण। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। अगर आप देखेंगे मई महीने का डेटा, पिछले महीने मार्केट ने कैसा कैसा परफॉर्म किया ग्लोबल मार्केट में, तो अगर आप देखेंगे ज्यादातर जो डेवलप मार्केट है उन्होंने अच्छा रिटर्न बना के दिया है सिंगल मंथ के अंदर। अगर आप देखेंगे यूएस के मार्केट 4% बढ़े हैं मई में और इस मंथ भी तकरीबन 4-5%। जून मंथ में भी यूएस के मार्केट बढ़ चुके हैं पिछले 5-6 दिनों में ही। इसके साथ साथ जापान के मार्केट अगर आप देखें, रशिया के मार्केट देखें, ब्राजील के मार्केट देखें तो सभी 8-9% मई में बढ़े हुए हैं, जिसके सामने डेफिनेटली हांगकांग के मार्केट उनका जो इंटरनल इशू है उसके कारण नीचे जा रहे हैं। भारत के मार्केट ने पिछले मंथ नेगेटिव रिटर्न दिया था बट इस मंथ वो भी रिकवर हो चुका है। तो मार्केट धीरे धीरे इनिशियली रिकवरी का साइन दिखा रहे हैं और वहां से आप देखेंगे धीरे धीरे आपका रिकवरी आएगा और फिर वहां से मार्केट और भी ऊपर जाएंगे और अपने नए हाई भी आने वाले 1 से 2 साल के अंदर मार्केट डेफिनेटली क्रॉस कर सकते हैं। तो मार्केट में आप अगर करेक्शन की उम्मीद में बैठे हुए हैं तो इतनी आसानी से आपको बड़ा करेक्शन नहीं मिलने वाला है। डेफिनेटली टाइम करेक्शन आ सकता है आने वाले 1-2 महीने के लिए, मार्केट 10,000 के आसपास हमारा घूम सकता है। बट यहां से अगर कोई व्यक्ति ये माने कि मार्केट फिर से नया लो बनाएगा तो वो बहुत ही कम चांस है कि ऐसा हो मार्केट के अंदर। डेफिनेटली अगर सेकंड वेव बहुत बड़ी आ जाती है कोरोना क्राइसिस की, जब ये लॉकडाउन ओपन हो रहा है धीरे धीरे, तो डेफिनेटली मार्केट पे इंपैक्ट आ सकता है। अदरवाइज आपको मार्केट में बड़े करेक्शन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब हम इंडियन मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत की मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, कौन कौन से सेक्टर ने परफॉर्म किया है पिछले 2-3 महीनों में और आने वाले समय में क्या बड़ी ग्रोथ की थीम हो सकती है जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चर्चा करते हैं कि सेक्टोरियल इंपैक्ट कितना है कोरोना वायरस क्राइसिस का भारत के मार्केट के अंदर। तो बहुत ही कम इंपैक्ट है एग्रीकल्चर सेगमेंट के अंदर। अगर आप रूरल इंडिया में देखेंगे तो इतना बड़ा इंपैक्ट कोरोना वायरस का रहा भी नहीं है और धीरे धीरे मॉनसून की सीजन भी आ रही है तो वहां पे एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी इकोनॉमी है उस पर बहुत ही कम इंपैक्ट है। इसके साथ साथ टेलीकॉम, जहां पे पॉजिटिवली इंपैक्ट आया है इस क्राइसिस का, टेलीकॉम की जो हमारी 2-3 कंपनियां हैं उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिला है। करंटली ज्यादातर कम्युनिकेशन हो रहा है डिजिटली और वहां पे टेलीकॉम सेक्टर के लिए फ्यूचर में भी बहुत ही बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बनती है। इसके साथ साथ एफएमसीजी सेक्टर पे भी बहुत ही कम इंपैक्ट हुआ है और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे भी कम इंपैक्ट हुआ है। और ऑनलाइन एजुकेशन, डेफिनेटली यहाँ पे कोई बड़ी लिस्टेड कंपनियां नहीं है मार्केट के अंदर, पर ये भी एक बहुत बड़ी थीम फ्यूचर में बन सकती है। इसके अलावा फर्टिलाइजर जो एग्री इनपुट ही है तो वहां पे भी बहुत ही कम इंपैक्ट है। शुगर सेक्टर में भी बहुत ही कम इंपैक्ट है। इसके बाद मीडियम इंपैक्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ऑटो एंसिलरी में इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है। धीरे धीरे ऑटो सेक्टर भी ओपन हो रहा है, वहां पे वापस ग्रोथ आ सकती है। तो डेफिनेटली ऑटो एंसिलरी में भी ग्रोथ आएगी और ऑटो एंसिलरी भारत के अलावा ग्लोबली भी सप्लाई करती है तो वहां पे भी ग्लोबल मार्केट ओपन होने के कारण ऑटो एंसिलरी के लिए फिर से ग्रोथ वापस आ सकती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये भी एक सेगमेंट है जहां पे इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं हुआ है।
इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल सेगमेंट, लॉजिस्टिक सेगमेंट, ये भी सेगमेंट है जहां पे इतना बड़ा इम्पैक्ट आप नहीं देखेंगे इस क्राइसिस का। पावर सेगमेंट, इसमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट आ सकता है, पावर की डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होगी और वैल्यूएशन के हिसाब से भी पावर सेक्टर एक बहुत ही बेहतरीन वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। साथ साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट भी अब बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी के कारण पावर सेक्टर को मिल सकता है, तो वहां पे भी बहुत ही कम इम्पैक्ट है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाले सेक्टर हैं तो वो है एविएशन, टूरिज्म और ज्वेलरी, मल्टीप्लेक्स। ये सारे जो सेक्टर है उन पे बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट आ सकता है इस क्राइसिस का। तो वहां पे जहां पे अगर आप कोई शेयर में निवेशित है तो वहां पे आपको फिर से अपना रिव्यू करना चाहिए इन सारे सेक्टर को। तो ये सारे सेक्टर है जहां पे इम्पैक्ट आया है कोरोना वायरस क्राइसिस का, और ज्यादातर जो कंपनियां हाई लिवरेज कंपनियां हैं उस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है फ्यूचर में भी, और वहां पे वो अपने डेट को रीपे करने में डिफिकल्टी फाइंड करेगी और वहां पे कुछ कंपनियां डिफॉल्ट भी करेगी, तो जिसका इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे भी आ सकता है आने वाले समय के अंदर। तो ये सारी बातें मार्केट ऑलरेडी प्राइसिंग करती है और उसके हिसाब से आप देख रहे हैं मार्केट में परफॉर्मेंस आ रहा है। अगर हम देखें सेक्टोरियल पिछले महीने में हमारे मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, कौन कौन सा सेक्टर ने परफॉर्म किया, तो डेफिनेटली टेलीकॉम सेक्टर ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले कुछ महीने में। भारती एयरटेल, रिलायंस और वोडाफोन, ये तीन कंपनियां पिछले कुछ समय से आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है और आगे भी दिखा सकती है। इसके अलावा फिर अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर भी धीरे धीरे वापस आ रहा है। पिछले 2-3 सालों से ऑटो सेक्टर ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा था, जिसके कारण वहां पे वैल्यूएशन ऑलरेडी कंफर्टेबल लेवल पे आ चुके थे, तो धीरे धीरे पैसे ऑटो सेक्टर में भी फिर से आ रहे हैं। बेस मेटल, ये एक सेक्टर है जो फ्यूचर में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और इसके अलावा भी कंज्यूमर गुड्स, ये भी एक सेक्टर है, वहां पे भी ग्रोथ वापस आ सकती है। एफएमसीजी तो एवरग्रीन सेक्टर ही है, तो वहां पे आपका स्टेबल ग्रोथ बना रहेगा। नेगेटिवली अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न जिसने बनाया है वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल, और आने वाले समय के अंदर भी इन दोनों सेगमेंट के अंदर आपको नेगेटिवली रिटर्न ही दिखेगा। वहां पे कंटिन्यूअसली आपको डाउन साइड पे कई प्रकार के रिस्क बनेंगे बैंकिंग सेक्टर पे, तो वहां पे आपको ज्यादा ओवरवेट नहीं देना है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर हम पॉजिटिवली चर्चा करें तो भारत के मार्केट में पिछले कुछ समय में बहुत ही बड़ी डील हुई है जो आपको दर्शाता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर भारत की ग्रोथ स्टोरी पे अभी भी बहुत ही ज्यादा बुलिश है। अगर आप देखें तो जियो ने पिछले 2 महीने के अंदर 92,000 करोड़ रेज किए हैं कई सारी दिग्गज कंपनियों से। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा, बड़े बड़े पीई फंड ने जियो में निवेश किया है, जो आपको डायरेक्टली दर्शाता है कि बड़े इन्वेस्टर भारत की ग्रोथ स्टोरी में निवेश कर रहे हैं, और जियो इनडायरेक्टली भारत की ग्रोथ स्टोरी का ही एक बहुत ही बड़ा प्ले है जिसमें ज्यादातर पैसा आ रहा है। इसके अलावा भी देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक ने रिसेंटली ही QIP किया और 7,400 करोड़ रेज किए, तो वो भी एक बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। इस मार्केट में भी कोटक महिंद्रा बैंक में इतना बड़ा QIP हुआ सक्सेसफुली। GSK ने अपना HUL का जो स्टेक था तकरीबन 25,000 करोड़ का स्टेक मार्केट में बेचा है, और वहां पे कई सारे बड़े इंस्टीट्यूट ने इस स्टेक को हाथों हाथ लिया है, जिसमें LIC का भी नाम आता है। तो अच्छी कंपनियों के लिए अभी भी बहुत ही बड़ा लिक्विडिटी मार्केट के अंदर है, और भारत की मार्केट की जो कंपनियां हैं, बेहतरीन ग्रोथ की कंपनियां हैं, वहां पे पैसे आते रहेंगे, तो मार्केट में करेक्शन आना मुश्किल है क्योंकि लिक्विडिटी का सपोर्ट भी मार्केट को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। रिलायंस एक बहुत ही हेवी वेट कंपनी है। इसके अलावा आप HUL देखें, कोटक महिंद्रा देखें, तो इनका वेटेज बहुत ही ज्यादा है इंडेक्स के अंदर भी, तो वहां पे ये कंपनियां मार्केट को सपोर्ट देती रहेगी, और वहां पे आपको जो करेक्शन की उम्मीद है वो उम्मीद शायद सक्सेसफुल ना हो पाए। इसके बाद अगर हम चर्चा करें पॉजिटिव फैक्टर क्या है जो आपको मार्केट को यहां से भी आगे ड्राइव कर सकते हैं, तो अगर क्रूड ऑयल यहां से सिमिलर लेवल पे रहता है तो उसका बेनिफिट डायरेक्टली भारत को मिलता है, तो वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर रहता है भारत के लिए। और गोल्ड का इंपोर्ट भी पिछले कुछ समय में कम हुआ है क्योंकि गोल्ड का प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, तो इंपोर्ट भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उसका इंपैक्ट भी हमारे फॉरेक्स पे डायरेक्टली होता है अगर हम कम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ लॉकडाउन धीरे धीरे आपका ओपन हो रहा है, धीरे धीरे हमारा इकोनॉमी फिर से खुल रहा है, कई सारे ऑलरेडी बड़े बड़े सिटी खुल चुके हैं, और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो लॉकडाउन ओपन होगा, इकोनॉमी फिर से रिवाइव होगी, तो उसका इंपैक्ट भी आप देखेंगे कि अगर कोरोना के केसेस नहीं बढ़ते हैं और लॉकडाउन ओपन हम करते हैं सिस्टमेटिकली, तो वहां पे आपका इकोनॉमी और आपका मार्केट पॉजिटिवली ही उसको लेगा।
इकोनॉमी पैकेज लिया भारत गवर्नमेंट ने तकरीबन 20 लाख करोड़ का, जो धीरे धीरे मार्केट के अंदर आएगा। इसके साथ साथ आरबीआई का सपोर्ट भी कंटिन्यूअसली मार्केट को मिल रहा है। रिसेंटली आरबीआई ने रेट कट किए और आने वाले पॉलिसी के अंदर भी शायद आरबीआई फिर से रेट कर सकता है, तो उसका मार्केट को डेफिनेटली फायदा होगा। धीरे धीरे लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। जो बैंक है हमारे, वो अभी भी पैसे मार्केट में लैंड नहीं कर रहे हैं। जो आरबीआई चाहती है कि बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसे दे, तो अगर वहां पे पास ऑन होता है, आपका ईएमआई कम होता है लोगों का, तो उसका बेनिफिट कंजम्पशन पे आएगा और ओवरऑल इकोनॉमी को भी उसका फायदा होगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है भारत का मॉनेटरी स्टिमुलस, जो भारत के मार्केट को ड्राइव कर सकता है। और एक जो फैक्टर है वो है मॉनसून, जो आने वाले 3 से 4 महीने में हमको पता चलेगा कि मॉनसून कैसा रहता है। फोरकास्ट हुआ है कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा, तो अगर नॉर्मल से अच्छा मॉनसून हो जाता है तो वहां पे रूरल इंडिया में बहुत बड़ी ग्रोथ वापस आएगी और रूरल इकोनॉमी अच्छा करेगी, तो डेफिनेटली उसके पीछे पीछे हमारा अर्बन इकोनॉमी भी फिर से ग्रोथ दिखाएगा। और आखिर में मेडिकल ब्रेक थ्रू, भारत की कंपनियां भी काम कर रही है वैक्सीन के लिए, और इसके साथ साथ ट्रीटमेंट के लिए भी कई सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। तो वहां पे भी मेडिकल सेगमेंट में अगर कोई ब्रेक थ्रू मिलता है बाहर की कंपनी को या इंडियन कंपनी को, तो उसका फायदा भी आपको मार्केट में डायरेक्टली दिखेगा। तो कई सारे पॉजिटिव फैक्टर है मार्केट को यहाँ से नीचे ना जाने के लिए और ऊपर लेके जाने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके साथ साथ फॉरेक्स रिजर्व तकरीबन अगर आप देखें तो मई के अंत तक आरबीआई के पास तकरीबन $490 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व है। तो भारत के पास पिछले आने वाले 12 महीनों के लिए सफिशिएंट इंपोर्ट के लिए फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है और ये एक हाईएस्ट लेवल पे आ चुका है फॉरेक्स का हमारा रिजर्व। तो वहां पे भी एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट मिलता है हमारे इंपोर्ट को और करेंसी को भी। इसके साथ साथ अगर हम चर्चा करें तो भारत, अगर हम लंबी अवधि के लिए चर्चा करें तो भारत के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। ग्लोबली अगर आप देखें तो चाइना कॉन्सेंट्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता था, और अब देखेंगे आप तो चाइना के साथ ज्यादातर कंट्रियों का एक थोड़ा बहुत टेंशन चल रहा है, तो उसका डायरेक्टली बेनिफिट भारत को मिल सकता है। भारत के पास सबसे ज्यादा यंगेस्ट मैन पावर है और आने वाले 10 सालों में भारत का जो यंग यूथ है वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही बड़ी ग्रोथ ला सकता है। ग्लोबली हमारा यंगस्टर, सबसे ज्यादा यंगस्टर का हमारे पास पॉपुलेशन है, जो भारत के लिए सबसे बड़ी ग्रोथ की ड्राइवर है। कई सारी बाहर की कंपनियां जो प्रोडक्शन करती है वो ये सब भी देखती है कि कहाँ पे किस कंपनी में वहां पे लेबर फोर्स अवेलेबल है, तो वो फायदा भारत को मिलता है। हमारे पास अच्छा खासा एक यंगस्टर का लेबर फोर्स है जो कई सारी कंपनियों के लिए काम कर सकता है। तो वहां पे कई सारी बाहर की कंपनियां भारत में आ सकती है काम करने के लिए, अपना प्लांट लगा सकती है, तो उसका फायदा आप देखेंगे इकोनॉमी को मिलेगा और मार्केट को भी मिलेगा। तो ये भी एक लंबी थीम है। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में इसका कोई बड़ा फायदा आपको नहीं दिखेगा, फिर लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बहुत ही बड़ी थीम है जिसको ग्लोबल इन्वेस्टर भी देखते हैं कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, इनका मैन पावर। और अगर हम चर्चा करें तो अब पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में लीडरशिप चेंज हो सकती है, और ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर आपको ध्यान में रखना है निवेश करने से पहले। पिछले 5 सालों में जिस कंपनियों ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, शायद वो कंपनियां आने वाले 5 सालों में आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगी। निफ्टी 50 के अगर हम चर्चा करें तो मार्च में जो पैनिक लो बना था तकरीबन वहां से हम 35% ऊपर आ चुके हैं, तो ऑलरेडी अच्छा खासा हमने रिकवरी दिखा ली है। तो यहां से बहुत ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद शॉर्ट टर्म में तो हमें नहीं दिख रही है। बट अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कई सारी कंपनियां अच्छी खासी ग्रोथ दिखा चुकी है और फ्यूचर में भी ये कंपनियां मार्केट को सपोर्ट देती रहेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी है। पैनिक लो बना था मार्च में, वहां से ये शेयर तकरीबन 97% फिर से रिकवरी दिखा चुका है, जो एक बहुत ही बड़ी रिकवरी मानी जाएगी। उसके बाद अगर आप देखें तो सन फार्मा भी अपने पैनिक लो से 58% रिकवरी दिखा चुका है, ओएनजीसी 72%, एचसीएल टेक तकरीबन 53% रिकवरी दिखा चुका है अपने बॉटम से, टाटा स्टील 35%, आईटीसी तकरीबन 50% रिकवरी दिखा चुका है अपने लो से, अल्ट्राटेक तकरीबन 33%, हिंडाल्को 75% और हीरो मोटो 58%। तो ये सारी कंपनियां पिछले कुछ समय की अंडर परफॉर्मर कंपनियां थी। इसमें एक बहुत ही बड़ा लो बना मार्केट करेक्शन में, और अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ज्यादातर फ्लो इस कंपनियों में आ रहा है, ना कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में। तो आप जब भी निवेश करें ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आने वाले 5 सालों के लिए
जो सेक्टर रहेंगे वो बैंकिंग ओरिएंटेड सेक्टर नहीं रहेंगे। जिन फंड में बैंकिंग में ज्यादा ओवरवेट है वो शायद आने वाले समय में आउट परफॉर्मेंस ना दिखाए, और जो फंड ये सारी कंपनियों में ओवरवेट रखते हैं, मेटल कंपनियों में, सीमेंट कंपनियों में, फार्मा कंपनियों में, ऑटो कंपनियों में, वो आने वाले समय में ग्रोथ ड्राइव कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो फंड है जहां पे आपको निवेश करना है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कौन कौन सी बड़ी थीम जहां पे आप आने वाले कुछ समय के लिए निवेश कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी थीम हमें इस मार्केट में लग रही है वो है वैल्यू फंड। पिछले 5 सालों में वैल्यू फंड ने कोई भी रिटर्न नहीं बनाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले 5 सालों में वैल्यू फंड रिटर्न नहीं बनाएंगे। वैल्यू फंड बहुत ही डिस्काउंट पीई पे आपको मिल रहे हैं। प्राइस टू बुक के हिसाब से भी ज्यादातर वैल्यू ओरिएंटेड कंपनियां अपने बुक वैल्यू से भी नीचे के प्राइस पे आपको मिल रही है, और ज्यादातर ये कंपनियां लो लिवरेज कंपनियां हैं। तो वैल्यू फंड एक बहुत ही बड़ी थीम है जहां पे आप आने वाले 3 से 5 साल के लिए एग्रेसिवली निवेश कर सकते हैं। वैल्यू फंड पे हमारा डिटेल वीडियो भी है, तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एसटीपी के माध्यम से 3 से 5 महीने के लिए आप वैल्यू फंड में धीरे धीरे निवेश करें आने वाले 5 सालों के लिए, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न वैल्यू कैटेगरी के फंड बना के दे सकते हैं। अगला सेक्टर है स्मॉल कैप सेक्टर। डेफिनेटली एग्रेसिवली इन्वेस्टर के लिए ही ये सेक्टर है, बट पिछले 3 सालों में स्मॉल कैप में परफॉर्मेंस नहीं आया, और उसके बाद ये क्राइसिस हुआ और स्मॉल कैप बहुत ही ज्यादा नीचे के लेवल पे आ चुके हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स 10 के पी के आसपास चल रहा है, तो बहुत ही डिस्काउंट पी पे स्मॉल कैप इंडेक्स चल रहा है। तो यहाँ पे स्मॉल कैप में फिर से ग्रोथ आ सकती है। तो अगर आपके पास 5 साल का टाइम फ्रेम है तो आप सिलेक्टेड स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। कुछ ही स्मॉल कैप फंड अच्छे हैं जहां पे आप निवेश कर सकते हैं, तो उनकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, कहां पे आपको निवेश करना है, कौन सा स्मॉल कैप फंड बेहतरीन हो सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए और वहां पे आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से निवेश कीजिए। अगली थीम है एफएमसीजी फंड। एफएमसीजी फंड डिफेंसिव सेक्टर है, और क्राइसिस में हमें पता चला कि ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियों में बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आया, और अगर आप एफएमसीजी फंड में निवेश करते हैं तो वहां पे आपका डाउन साइड प्रोटेक्टेड रहता है। बड़ा करेक्शन अगर कोरोना का फिर से बड़ा वेव आता है तो वहां पे एफएमसीजी फंड बड़ा अंडर परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे, और ये ज्यादातर कंज्यूमर फेसिंग कंपनियां होती है, तो वहां पे असेंशियल सर्विस में ही इनका बिजनेस आता है। तो एफएमसीजी फंड भी एक बेहतरीन कैटेगरी है जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। थीमेटिक कैटेगरी है, तो अगर आप लंबे अवधि के लिए चाहें तो ही आप इसमें निवेश करें, और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही आप निवेश करें। और आखिर में एक बहुत बड़ी थीम लंबी अवधि के लिए बन सकती है, वो है टेक्नोलॉजी फंड। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़ा स्पेंडिंग होगा, और आप देखेंगे ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्री 4.0, ये सारी बहुत ही बड़ी थीम है जो आने वाले समय में प्ले आउट हो सकती है, और उसमें भारत की कंपनियां, टेक्नोलॉजी जो कंपनियां हैं हमारी, वो बहुत ही बड़ा योगदान दे सकती है ग्लोबल मार्केट में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए। तो टेक्नोलॉजी फंड भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हो तो 5 से 8 साल के लिए आप टेक्नोलॉजी फंड में भी निवेश कर सकते हैं बेहतरीन रिटर्न के लिए। तो ये कुछ थीम है जहां पे आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर आपको निवेश करना हो, अगर आपको और जानकारी प्राप्त करनी हो, कहाँ निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, कौन से फंड में कितना अलोकेशन देना है, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, तो इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा ये नंबर है जहां पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़े, ये वीडियो का अंत करें उससे पहले एक ही अनुरोध रहेगा आप सभी से कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो मार्केट में बाहर बैठे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं, वो धीरे धीरे मार्केट में निवेश करना स्टार्ट करें, ताकि धीरे धीरे उनका जो पैसा बाहर है वो धीरे धीरे मार्केट में लगे और मार्केट की ग्रोथ में उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। अगर आपका कोई मित्र है, परिवार में कोई व्यक्ति है, वो मार्केट में निवेश करने से कतराता है, या अभी भी पहली बार भी उन्होंने निवेश नहीं किया है, तो उनको एसआईपी जरूर करनी चाहिए। एसआईपी के मोड से अगर आप मार्केट में निवेश करते हैं तो वहां पे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, धीरे धीरे आप मार्केट में निवेश करेंगे। करंट मार्केट एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है एसआईपी के लिए और एसटीपी के लिए। तो एसआईपी एसटीपी सिस्टमेटिक मोड में आपको मार्केट में निवेश करना चाहिए लंबी अवधि के लिए, और आने वाले समय में आपको मार्केट बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकता है। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो ये मार्केट एक बहुत ही बेहतरीन मार्केट है जहां पे आप करंटली ही निवेश कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो उसके बारे में कमेंट में हमें बताइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।